लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा कि जो पल्मोनरी मैकेनिज़्म जो होता है वो किस तरीके से होता है। इंस्पायरेशन की बात की, एक्सपायरेशन की बात की, देन उसके बाद उनमें जो मसल वगैरह मतलब जो मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन में काम करती हैं या लंग रिस्पायरेशन में वर्किंग करती हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि जो मतलब रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स और जो कैपेसिटीज़ हैं तो उनमें क्या चेंजेस वगैरह आती हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि कभी आप बीमार होंगे तो आपको ईसीजी करवाया होगा, आपका ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो उसमें आपको ये आप डॉक्टर आपको ये देखता है कि जो एक हार्ट बीट है वो क्या मतलब जो पेशेंट है उसकी चल रही है या नहीं चल रही। तो सिमिलरली ही मतलब हम क्या करते हैं कि रिस्पायरेशन के लिए या ब्रीथिंग के लिए क्या करते हैं कि स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो स्पायरोमीटर का हम यूज़ करते हैं किसके लिए कि मतलब जो ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम को जानने के लिए क्या जो ब्रीथिंग हो रही है वो नॉर्मल अमाउंट पे हो रही है या कोई फिजियोलॉजिकल इन्फेक्शन है या फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि पेशेंट की स्पायरोमेट्री करते हैं। तो स्पायरोमेट्री किससे होती है? स्पायरोमीटर से होती है। और स्पायरोमीटर क्या दिखाता है हमें? स्पायरोग्राम दिखाता है। और वही जो मतलब जो ग्राफ टाइप हमें ये आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यही जो ग्राफ है यही हमें बताता है कि कोई जो बंदा है उसके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में या कैपेसिटी में प्रॉब्लम्स तो नहीं है। क्या किसी मसल को लेके ये डिसफंक्शनिंग तो नहीं हो रही? क्या डायफ्राम को लेके कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती? तो जितने भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं किसके रिलेटेड, रिस्पायरेशन के रिलेटेड, तो ये जो स्पायरोमीटर के मतलब स्पायरोमीटर को हम क्या करके स्पायरोमीटर को यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उसकी। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स की सबसे पहले हम बात करेंगे, तो कैपेसिटी उसके बाद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की, तो शॉर्ट फॉर्म में टीवी। तो ये जो वॉल्यूम होता है मतलब टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है, एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका नॉर्मल रिस्पायरेटरी वॉल्यूम होता है जी। मींस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो वॉल्यूम होता है ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए, नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये जो टाइडल वॉल्यूम है ये कितना होता है? 500 ml होता है। अब ये याद रखना कि 500 ml, तो आपको आगे मतलब ये 70 और 30 क्या हो जाएगा, नीचे वाले मतलब एनाटॉमिकल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ये चेंजेस वगैरह आ जाएंगी। तो आपको ये याद रखना कि टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा? 50 ml है। तो एक जो हेल्दी पर्सन जो होता है वो इंस्पायर और एक्सपायर कितनी करता है कि 60,000 to 80,000 ml जो एयर है वो क्या करता है कि इंस्पायर और एक्सपायर करता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन पर मिनट। तो एक मिनट में जो इंसान नॉर्मली हेल्दी इंसान है वो कितना करता है? सांस लेता है, सांस मतलब अपने अंदर लेता है, सांस छोड़ता है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 6,000 to 80,000 ml होती है। देन उसके बाद दूसरा जो वॉल्यूम है उसको हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRTV। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है, आगे कैपेसिटी में हम इनकी बात करेंगे। तो जब भी कोई पर्सन क्या करेगा, जब हम इनहेल करते हैं तो मतलब जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है? 50 ml है। तो उसके ऊपर जब हम क्या करते हैं कि इंस्पायर करते हैं, तो फोर्सफुली इंस्पायर जब हम करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हम कितना ले लेंगे? 3100 ml क्या ले लेंगे? हवा को अंदर ले लेंगे, एक जो नॉर्मल अडल्ट होता है। लेकिन जब फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 1900 ml होता है। तो अडल्ट में अलग हो गया, फीमेल में मतलब अडल्ट मेल में अलग हो गया और अडल्ट फीमेल में ये अलग अलग होता है। तो टाइडल वॉल्यूम जो है कितना है? 50 ml है। देन उसके बाद हमने एडिशनल मतलब फोर्सफुली इंस्पायर किया, तो वहाँ से हमारा कितना आ गया? 35 मतलब जो भी रिस्पायरेशन किया अगर मेल होगा तो वो कितना करेगा? 3100 ml। अगर फीमेल होगी तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना करेगी? 90 ml करेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया? एक रिज़र्व मतलब रिज़र्व वॉल्यूम आ गया हमारे पास। देन उसके बाद जैसे इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम होता है तो उसी तरह एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम भी होता है। तो ये क्या होता है कि एडिशनल
जो वॉल्यूम होता है, जब भी कोई पर्सन एक्सपायर करता है फोर्सफुली, जो बाहर मतलब हवा को देता है, तो वो कितनी एवरेज में होती है? 1000 to 1100 ml होती है, 1000 to 1100 ml होती है। तो ये क्या हो गया आपका? रिज़र्व वॉल्यूम हो गया। तो आपको इसको मतलब ये याद करना है। तो ये जो मतलब पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये कौन बताता है? स्पायरोमीटर बताती है हमें, स्पायरोमीटर बताता है थ्रू स्पायरोग्राफ। देन उसके बाद रेजिड्यूल वॉल्यूम, रेजिड्यूल का मतलब ही आपको जो बच गया। तो अब ये जो मतलब वॉल्यूम जो बच गया किसमें? लंग्स में, ड्यूरिंग फोर्सफुली, मतलब जो हमने हवा बाहर निकाल दी उसके बाद की जो एयर बच गई, उसके बाद का जो वॉल्यूम एयर का बच गया, हम उसको क्या बोलेंगे? रेजिड्यूल वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये जो रेजिड्यूल वॉल्यूम होता है ये एवरेज में कितना होता है? 1100 ml to 1200 ml होता है। देन उसके बाद एनाटॉमिकल रिस्पायरेशन, एनाटॉमिकल रिस्पायरेटरी डेड स्पेसिस, एंड ये याद रखना, एनाटॉमिक रिस्पायरेटरी डेड स्पेसिस। अब ये एनाटॉमिक रिस्पायरेटरी डेड स्पेसिस क्या होती हैं? तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है? 5000 ml। तो जब भी हम उस 50-100 के 70% की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा? 350 ml आ जाएगा। और यही जो 350 ml है ये कहाँ तक पहुँचेगा? रिस्पायरेटरी जोन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम तक पहुँच जाएगा। अब जब हम रिस्पायरेटरी जोन या रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिस्पायरेटरी ब्रेंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई एंड पार्टिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो ये जो 350 ml है ये किस में पार्टिसिपेट करता है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में करता है। किसके थ्रू? रिस्पायरेटरी ब्रेंक्यूल्स तक आता है, देन उसके बाद एल्वियोलर डक्ट तक आता है, और उसके बाद एल्वियोलर सैक तक, देन उसके बाद एल्वियोलाई तक आता है। तो ये जितना भी जो वॉल्यूम होता है 70% जो वॉल्यूम होता है ये पार्टिसिपेट किस में करता है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। देन उसके बाद जो 30% बच गया, मींस जो 50-100 ml से 500 ml से 100 अप्रॉक्सीमेटली 150 ml बच गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 30% बोलेंगे। मींस जो 500 का 30% है वो कितना आ गया? 150 आ गया। तो ये जो 150 मतलब 150 ml है ये क्या करता है? कंडक्ट करता है एयरवेज को, कहाँ से? नोज़ से, फायरिंग्स से, लैरिंग्स से, ट्रैकिया से, ब्रोंकियाई से, ब्रोंकियोल्स से एंड टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स से। तो ये भी क्या करता है? ऊपर भी मतलब जो 70% है वो भी क्या कर रहा है कि एयरवेज को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी क्या कर रहा है? एयरवेज को कंडक्ट कर रहा है। तो जब हम कलेक्टिवली बोलेंगे इन दोनों को, मतलब 350 ml को एंड 150 ml को, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमिकल रेस्पायरेटरी डेड स्पेसिस बोलेंगे। इसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेसिस रेस्पायरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे। देन उसके बाद कैपेसिटी की हम बात करेंगे। कैपेसिटी की जब हम बात करेंगे तो कैपेसिटी में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी शॉर्ट फॉर्म में आईसी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम किसका? पर्सन का, जो पर्सन ने क्या किया? इंस्पायर किया आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन होगी, हवा छोड़ दी हमने, देन उसके बाद जो फिर से मतलब पर्सन जो होगा वो इंस्पायर करेगा, दोबारा एटमॉस्फेरिक हवा को अंदर लेगा, तो हम ये क्या कहेंगे? हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? हमारा इंस्पायरेटरी, मतलब इंस्पायरेटरी क्या है? ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, क्योंकि हमारे पास टाइडल वॉल्यूम भी होगा। अब जब टाइडल वॉल्यूम भी होगा उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो होगा। तो जब हम इन दोनों को कलेक्टिवली देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। मीन्स आई सी इक्वल टू टी वी टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आर वी स्टैंड फॉर इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ई सी। तो ये क्या होता है कि जब भी मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो इंस्पायर करता है और उसके बाद क्या करता है? मतलब एक्सपायर किया उसने नॉर्मल इंस्पायरेशन को लेके, तो ये इंस्पायरेशन, दो एक्सपायरेशन होती हैं, ये अल्टरनेट होती हैं। कि तो जब भी मतलब क्या किया कि उस पर्सन ने क्या किया? इंस्पायर किया, और उसके बाद जो वॉल्यूम बच गया किस, मतलब जो भी पर्सन क्या करेगा? एक्सपायर करेगा आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, तो उसके बाद जो हमारे पास वॉल्यूम बचेगा और प्लस जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। मींस ई सी इक्वल टू टी वी प्लस ई आर टी वी। तो क्या हो गया ये? जब भी हम एक्सपायरेटरी की कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे। देन उसके बाद फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी क्या होती है कि जब भी वॉल्यूम जो होता है
वॉल्यूम जो होता है वो मतलब जो एयर रहती है, एयर का जो मतलब वॉल्यूम होता है वो रिमेन हमारे लंग्स तक रहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी बोलेंगे, फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी बोलेंगे। तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम आ जाता है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी है, FRC। ये FRC वो वाली सिम वाली नहीं है, ये साइंस वाली FRC है। देन उसके बाद वाइडल कैपेसिटी। वाइडल कैपेसिटी क्या हुई कि जो भी मतलब मैक्सिमम मतलब क्या की कि एक पर्सन ने जो भी मैक्सिमम क्या की, हवा को ब्रीथ किया आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, तो उसके बाद जो मतलब जो कैपेसिटी बच जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन प्लस टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, और उसके बाद या हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। तो ठीक, तो ये हो गया मतलब VC इक्वल टू TV प्लस IRTV क्या हुआ कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जब भी हम इन तीनों को इकट्ठे देखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, वाइटल कैपेसिटी आ गई। तो उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुई कि जब भी टोटल वॉल्यूम मतलब जो हवा का अक्यूमुलेट होता है हमारे लंग्स में आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, मतलब ज़ोर की एक डीप सांस लेने से, तो उसमें क्या आ जाते हैं हमारे पास, रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, टोटल टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, और या जिसको हम क्या कहेंगे कि वाइडल कैपेसिटी एंड रेजिड्यूल कैपेसिटी कह सकते हैं जिसको हम। तो ये जब सब के सब जो मतलब जो वॉल्यूम इकट्ठे होंगे तो तब हम इनको क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे। तो जैसे ये आपको ग्राफ में भी बताया हुआ है कि सबसे पहले ये आप देख सकते हो मैक्सिमम इंस्पायरेटरी लेवल, तो ये कहाँ पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगी, इंस्पायरेशन होगी। देन उसके बाद आपकी हो रही है नीचे फिर से मतलब जो पीक है नीचे की तरफ आ रही है ज़्यादा, -1 से थोड़ा सा ऊपर, -1 से नहीं 1 से थोड़ा सा ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम एक्सपायरेटरी लेवल बोलेंगे। तो बीच में जो एक मतलब पीक पे जा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, टोटल टाइडल वॉल्यूम, और ऊपर वाले जो हाईएस्ट पीक है हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो नीचे पीक आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसके बाद जो नीचे वाला बच जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिड्यूल वॉल्यूम बोलेंगे। तो जब हम मतलब टोटल टाइडल वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, देन उसके बाद IRTV मींस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। देन उसके बाद रेजिड्यूल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी आ जाएगी। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे मींस कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को देखेंगे और फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी को देखेंगे तो हमारे पास वो क्या आ गया, वाइडल कैपेसिटी आ गया, जैसे आपको ये ऊपर बताया हुआ है। देन उसके बाद जब हम पूरे रेजिड्यूल को भी देखेंगे और वाइडल कैपेसिटी को भी देखेंगे, उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को देखेंगे, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी को देखेंगे, उसके बाद IRTV को भी देखेंगे, ERTV को भी देखेंगे, तो सारे का सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लास्ट पे आप देख सकते हो टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये मतलब जो वॉल्यूम चेंजेस वगैरह आती हैं तो हम इनको किस में रिकॉर्ड करते हैं, स्पायरोग्राम में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ये आपको फिगर में भी बताया हुआ है, तो ये जो मैंने पढ़ाया है आपको, तो ये होता है कि मतलब जो भी चेंजेस वगैरह होती हैं, मतलब हवा हमने ली, हवा हमने छोड़ी, तो उसको कौन रिकॉर्ड करता है, स्पायरोमीटर ही रिकॉर्ड करता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से फ़ौरन पूछिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी बुक पे थोड़ा सा मुश्किल दिया, मैंने इसको इजी करके पढ़ाया है। तो आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो।